तो दोस्तों, अब तुर्की के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां के नेताओं को अपनी नानी याद आने लगी है। जिस तुर्की ने कभी भारत पर बयानबाजी करके खुद को दबंग समझ रहा था, आज वही भारत के एक एक कदम से डर रहा है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से भारत और तुर्की के बीच का तनाव अब खुली टक्कर का रूप ले चुका है और अब तुर्की को हर मोर्चे पर भारत का मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। कमाल की बात यह है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था की धज्जियां तो भारत ने पहले ही उड़ा दी थीं और जब भारत ने उनकी कुछ बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की तो पूरा तुर्की हिल गया था। और अब हालात यह हैं कि भारत ने सीधे समुद्र में अपनी नेवी को तुर्की के सामने खड़ा कर दिया है। सोचिए, वो तुर्की जो हमेशा भारत पर उंगली उठाता था, आज उसकी नींद उड़ चुकी है। तुर्की के नेताओं के लिए अब हर रात एक डरावना सपना बन चुकी है, क्योंकि अब हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक भारत की नौसेना गरज रही है। तुर्की जितना फड़फड़ा रहा है कि भारत अपने युद्धपोत को वापस बुला ले, भारत उतनी ही मजबूती से और आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुर्की के ऊपर भारत की नेवी एक तूफान बनकर बरस रही हो। और अब खबर यह आ रही है कि भारत ने एक बार फिर से अपने युद्धपोत को तुर्की की समुद्री सीमा के बेहद करीब तैनात कर दिया है। इसका मतलब साफ है, भारत अब किसी की धमकी में आने वाला नहीं, बल्कि जो धमकी देगा उसे जवाब मिलेगा सीधे समुद्र के रास्ते। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत तुर्की के खिलाफ इतना कड़ा रवैया क्यों अपना रहा है। इसके पीछे की असली वजह और तुर्की की अंदरूनी घबराहट को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कूटनीतिक विवाद नहीं, बल्कि यह एक ऐसा सबक है जो हर उस देश को मिलना चाहिए जो भारत की ताकत को हल्के में लेता है। दरअसल इस समय देखा जाए तो तुर्की ने भारत से पंगा ले लिया है और यह पंगा तुर्की ने भारत से अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर लिया है। लेकिन तुर्की ने भारत से जो पंगा लिया है, अब यह पंगा तुर्की के ऊपर ही भारी पड़ चुका है, क्योंकि भारत का युद्धपोत एक बार फिर से तुर्की के सामने सीना तान कर खड़ा हो चुका है। हालांकि सबसे पहले यह समझते हैं कि तुर्की ने आखिरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा कैसे और कब से यह सब शुरू हुआ। सबसे पहले तो सीन इमेजिन कीजिए दोस्तों। भारत ने अभी अभी अपनी आजादी की जंजीरें तोड़ी थीं और एक नई पहचान गढ़ने की राह पर था। उधर तुर्की भी खुद को एक आधुनिक और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं बदलावों के दौर में साल 1948 में भारत और तुर्की ने पहली बार अपने औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित किए, एक नई कूटनीतिक शुरुआत के साथ। शुरुआत में माहौल बिल्कुल अच्छा था और दोनों देशों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। भारत और तुर्की के बीच कपड़ा मशीनरी और जेम्स ज्वेलरी का व्यापार शुरू हुआ। दोनों देश एक दूसरे की सभ्यता का सम्मान करते थे और सबसे बड़ी बात कि कहीं कोई तनाव नहीं था। तुर्की भारत के साथ व्यापार करके फायदे में था और भारत को भी तुर्की से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक कहावत है ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे तुर्की का झुकाव अमेरिका और नाटो की तरफ बढ़ता गया और भारत अपनी नॉन अलाइंड मूवमेंट में व्यस्त रहा। इसका मतलब यह था कि भारत किसी का भी विरोध नहीं करेगा। तुम चाहे जहां जाओ, बस हमारे साथ सही से रहना। यानी दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन सम्मान बना रहा और कोई टकराव नहीं था। साल 2000 के बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से सुधरने लगे और ट्रेड बढ़ने लगा, जिसमें भारत तुर्की को केमिकल्स, कपड़े और दवाइयां बेचने लगा और तुर्की से मिनरल्स और मशीन पार्ट्स मंगाने लगा। इसी बीच एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई। इंडिया के टूरिस्ट्स तुर्की जाने लगे और तुर्की के बाजारों में इंडियन मेड प्रोडक्ट्स दिखने लगे। भारतीय पर्यटक तुर्की के इतिहास और संस्कृति को देखने जाते थे और तुर्की भी भारतीय पर्यटकों से अच्छी कमाई कर रहा था। दोनों देशों के बिजनेसमैन एक दूसरे के देशों में निवेश करने लगे और टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सहयोग बढ़ा। यानी दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। दोनों देश फायदे में थे और आने वाले समय में रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद थी, जब तक कि एर्दोगान की राजनीति बीच में नहीं आई। फिर साल 2016 के बाद सब कुछ एकदम से बदल गया और वह मोड़ आया जहां से तुर्की ने अपना विनाश खुद बुलावा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने अपने देश में इस्लामिक नेतृत्व की छवि बनानी शुरू की। वह चाहते थे कि पूरी मुस्लिम दुनिया उन्हें खलीफा की तरह माने और इसी कोशिश में उन्होंने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया।
एर्दोगान को लगा कि अगर वह पाकिस्तान का साथ देंगे और कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलेंगे, तो मुस्लिम देशों में उनकी साख बढ़ेगी। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेना शुरू किया और यूएन में भारत पर आरोप लगाए कि भारत मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है। 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया, तो तुर्की ने खुलकर भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी और यहीं से तुर्की ने अपने लिए मौत का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भारत ने सबसे पहले चुपचाप देखा कि तुर्की क्या कर रहा है, लेकिन जब भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि तुर्की सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान की सेना को ड्रोन और ट्रेनिंग दे रहा है, तो भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जी हां दोस्तों, तुर्की की बायकार कंपनी जो दुनिया के मशहूर बायराक ड्रोन बनाती है, वो पाकिस्तान को ये ड्रोन तकनीक देने लगी। ये ड्रोन बेहद खतरनाक है और इसका इस्तेमाल युद्ध में दुश्मन को मारने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान ने इन ड्रोनों को कश्मीर की सीमा पर तैनात किया और भारतीय सेना को परेशान करने की कोशिश की। भारत ने जब यह देखा तो तुरंत एक्शन लिया। तुर्की के साथ सभी रक्षा समझौते रद्द कर दिए, उनकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया और पाकिस्तान से जुड़े किसी भी तुर्की प्रोजेक्ट को तुरंत कैंसिल कर दिया। यही नहीं, भारत ने जवाब में ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की, जो तुर्की के ऐतिहासिक दुश्मन देश हैं। यानी अब मैदान पूरी तरह खुल चुका था, जहां एक तरफ भारत की मजबूत रणनीति थी और दूसरी तरफ तुर्की की बेवकूफी भरी जिद थी। तुर्की सोचता है कि वह इस्लामिक वर्ल्ड का नेता है और पूरी मुस्लिम दुनिया उसे फॉलो करती है। लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे बड़े मुस्लिम देश तुर्की की परवाह नहीं करते और भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखते हैं। भारत अब ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और G20 में अपना झंडा गाड़ चुका है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने जवाब में ग्रीस और आर्मेनिया के साथ डिफेंस हथियारों के समझौते बढ़ाए। आर्मेनिया को भारत ने स्वदेशी हथियार जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम और स्वाति रडार दिए, जो तुर्की को सीधे चुभ गया, क्योंकि आर्मेनिया और तुर्की के बीच गहरी दुश्मनी है। वहीं इस समय भूमध्य सागर में इंडियन नेवी की मौजूदगी काफी ज्यादा बढ़ गई है और भारतीय युद्धपोत लगातार ग्रीस और साइप्रस के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तुर्की जितना ज्यादा धमकी देता गया, भारत इतना ही ज्यादा आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस का साथ देता गया और तुर्की के चारों तरफ एक मजबूत घेरा बनाता गया। और यह खबर जून 2025 की है, जब मोदी गवर्नमेंट की प्लानिंग सामने आई थी कि पाकिस्तान का सपोर्ट करने के चलते भारत और भी ज्यादा तुर्की को पनिश करने जा रहा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि जो भी देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार या तकनीक देगा, उसे भारत माफ नहीं करेगा। लेकिन अब कुछ ही महीनों बाद देखा जा रहा है कि तुर्की की कुटाई शुरू हो चुकी है और भारत ने अपनी धमकी को सच साबित कर दिया है, क्योंकि खबरों के अनुसार पिछले कई दिनों से भारत के युद्धपोत साइप्रस और ग्रीस के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वह भी तुर्की के दरवाजे पर। आईएएस त्रिकंद, आईएएस चेन्नई और आईएएस तमाल जैसे शक्तिशाली युद्धपोत जब भूमध्य सागर में पहुंचते हैं, तो पूरा क्षेत्र हिल जाता है। हालांकि फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि भारतीय नौसेना बार बार भूमध्य सागर से कॉकस तक तुर्की के करीब नौसेना भेज रही है और एक बार फिर से भारत के युद्धपोत वहां पहुंच चुके हैं। यह लगातार उपस्थिति तुर्की के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत अब वहां स्थायी रूप से रहने वाला है और तुर्की कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल बात अगर व्यापारिक रिश्ते की आती है, तो अभी भी दोनों देशों के बीच का व्यापारिक रिश्ता काफी हद तक जारी है, लेकिन लचीलापन और तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है। दोनों देशों के बीच अब भी लगभग 10 से 2 अरब डॉलर का व्यापार है, लेकिन वह भी बहुत सीमित और सतर्क तरीके से, क्योंकि नए निवेश पूरी तरह रुक गए हैं। भारत ने कई तुर्की कंपनियों को टेंडर लिस्ट से बाहर कर दिया है और उन्हें भारत में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तुर्की के बिजनेसमैन चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते फिर से सुधरे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन एर्दोगान की राजनीति उनके बिजनेस को तबाह कर रही है। तुर्की बार बार कहता है कि वह भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन उसके हर कदम में पाकिस्तान की झलक मिलती है। तुर्की एक तरफ भारत से दोस्ती की बात करता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार और तकनीक देता रहता है। और भारत यह बात अच्छे से जानता है कि जो दुश्मन के साथ खड़ा हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यह बात ज्यादा पहले की नहीं है, बल्कि हाल ही में तुर्की के उल्टे सीधे रवैया पर भारत ने गुस्से में आकर तुर्की की कंपनियों को अपने नेवी के शिपिंग प्रोजेक्ट से लात मारकर बाहर निकाल दिया था और उसके बदले भारत ने
ग्रीस के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत किए। दरअसल ये एक समुद्री शिपिंग और शिप बिल्डिंग से जुड़ा बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट था, जिसमें भारत अपने नेवी सप्लाई चेन और जहाज निर्माण के लिए कुछ विदेशी कंपनियों को काम देने वाला था। शुरुआती तौर पर तुर्की की कुछ कंपनियों या पार्टनर्स को नेवी की पसंद के लेकर प्रोजेक्ट में शामिल देखा जा रहा था। यानी वे नेवी के लिए मटेरियल पार्ट्स या तकनीक देने वाले थे, और इससे तुर्की को करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला था। लेकिन भारत ने तुर्की को सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से सीधे बाहर कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि तुर्की की कंपनियां भरोसेमंद नहीं हैं और वे भारत के सैन्य रहस्यों को पाकिस्तान तक पहुंचा सकती हैं। इसलिए भारत ने भरोसे के आधार पर तुर्की को हटाकर ग्रीस जैसे भरोसेमंद साझेदारों के साथ काम करना शुरू किया। यह सीधे तौर पर तुर्की की रक्षा और बिजनेस साख पर एक बड़ा झटका था और कुछ 100 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान हुआ। इससे तुर्की को सरकारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान हुआ और आगे चलकर अब तक भारत जैसे बड़े बाजार में मौका ही नहीं मिल रहा। यानी आर्थिक और राजनीतिक झटका तो हुआ ही, साथ में यह तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए तबाही जैसा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।